जय हिंद साथियों। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया और उसके बाद 600 ईसा पूर्व भारत में जैन और बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन हुआ। और हमने आपको बताया था कि नागार्जुन को शून्यवाद का जनक कहते हैं, सापेक्षवाद से भारत का आइंस्टीन कहते हैं। वो कौन थे? नागार्जुन थे। वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म की गीता धम्मपद को कहते हैं। ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें ताकि आने वाली एग्जाम का हर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बौद्ध धर्म की गीता धम्मपद को कहते हैं और भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं, जिन्होंने शून्यवाद सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, इसके बाद 600 ईसा पूर्व हमारा भारत 16 महाजनपद व 10 गणराज्यों में बंट गया। जो जनपद थे वही महाजनपद हो गए। और ये जानकारी हमें 2 धर्म ग्रंथों से मिल रही है। लाडलो, ये जानकारी हमें 2 धर्म ग्रंथों से मिल रही है। एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है और एक जैन धर्म ग्रंथ है, जो हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि हमारा भारत 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों में बंटा हुआ था। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। जबकि जैन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। तो माय डियर, भगवती आ जाए तो भगवान महावीर से मिला देना, और अंगुत्तर निकाय आ जाए तो बौद्ध धर्म की बातें करनी है। ये दोनों ही धर्म ग्रंथ हमें ये जानकारी देते हैं कि हमारा भारत 16 महाजनपदों में व 10 गणराज्यों में बंटा हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लाडलो कि भारत में 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपद व 10 गणराज्य थे। ये जानकारी हमें किन धर्म ग्रंथों से मिलती है? तो ये जानकारी हमें 2 धर्म ग्रंथों से मिलती है। एक है हमारे बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरे हैं जैन धर्म ग्रंथ हमारे भगवती सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन रहते हैं। और अब हम बात करें कि 600 ईसा पूर्व में हमारे भारत की अगर हम बात करें तो माय डियर, 600 ईसा पूर्व हमारे भारत में जो महाजनपद थे उनकी अगर हम बात करें तो माय डियर, सबसे उत्तर में जो जनपद था उसमें यहां पर आता है कंबोज। दोस्तों, कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाकट। राजपुर या हाकट। और इसी कंबोज के पास में था गांधार या गांधार, और गांधार की थी तक्षशिला। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। और माय डियर, गांधार की राजधानी थी। तो कंबोज सबसे उत्तर पश्चिम में जो था वो कंबोज महाजनपद था और उसकी राजधानी थी राजपुर या हाकट। जबकि उसी के पास में था गांधार और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। और तक्षशिला प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और अगर इधर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में था अवंती। पश्चिम में कौन सा था? अवंती। और अवंती की राजधानी थी लाडलो उज्जैन। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। यहीं पर माय डियर, दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। यहाँ इसलिए मैंने आपको ये महाजनपद दिखाए हैं। आप भारत सरकार की किसी भी एग्जाम में जाएं, रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जहां भी आप जाएंगे आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो लाडलो वो था अस्मक। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वो था अस्मक। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण में एकमात्र महाजनपद था अस्मक। और उसकी राजधानी थी पोटन या पोटली। उसकी राजधानी थी पोटन या पोटली। तो आपको अस्मक की पोटली इकट्ठी कर देनी है दक्षिण में जाते ही, ठीक है। और इधर पूर्व में सबसे पूर्व में था अंग, और अंग की राजधानी थी चंपा। तो अगर आपको पूर्व दिशा की ओर जाना है तो आपको चंपा मिलेगी। याद रहिएगा, उत्तर में
महाजनपद मुख्यतः जो पश्चिम की ओर था, उत्तर वो कंबोज था, उसकी राजधानी थी राजपुर या हाकट, और उसी के पास में था गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और सबसे दक्षिण में था अस्मक जिसकी राजधानी थी पोटन या पोटली। और यही मेरे लाडलो एग्जाम हॉल में हमसे मिलने क्वेश्चन आता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये 16 महाजनपद थे और इनकी जानकारी हमें इन 2 धर्म ग्रंथों से मिलती है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है, अंगुत्तर निकाय, और बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं, धम्मपद को कहते हैं, और जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र, जो हमें 16 महाजनपद व 10 गणराज्यों की जानकारी देते हैं। और इनमें सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो था मगध, और मगध पर हर्यक वंश का शासन था। वो बात हम अलग से करेंगे जब हम मगध पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। तो जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे उस समय हम मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना करेंगे। ऐतिहासिक भारत का प्रथम सम्राट आएगा बिंबिसार हमसे मिलने, और हर्यक वंश के बाद जो वंश आया उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वो क्या था, मगध। और मगध पर सर्वप्रथम जो वंश आया था वो था हर्यक वंश, और हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन नाम के राजा होंगे। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और माय डियर, हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जबकि शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आपको याद है कालाशोक ने वैशाली का रिश्ता सवाकामी के साथ किया था, याद रखना। और शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। सर आप हमें ये वंश क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि अब प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण होने वाला है। प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण होगा और उसमें मेरी तरफ बलशाली सिकंदर महान आएगा, जिसको द ग्रेट अलेक्जेंडर भी कहते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी आ सकता है और सिकंदर महान भी आ सकता है, जो मेरी तरफ बलशाली राजा था, उसने पूरी दुनिया को जीता था, ऐसा कहते हैं। वह विश्व विजेता था। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो सिकंदर का आक्रमण होने से पहले ही हमारे प्राचीन भारत पर जो ये 16 महाजनपद हैं, जिस समय हर्यक वंश का शासन है, उस समय प्राचीन भारत पर पहला आक्रमण किसका हुआ था, ये क्वेश्चन रहता है। इसलिए हम बात करें प्राचीन भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण की। तो माय डियर देख रहे हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। तो माय डियर, प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी जो आक्रमण था वो हुआ था पारसी आक्रमण, जिसको हम ईरानी आक्रमण कह सकते हैं। और ये किया था ईरानी शासक दारा प्रथम ने लगभग 516 ईसा पूर्व। माय डियर, ईरान में जो वंश था वो हकमनी वंश था। ईरान में कौन सा वंश था, हकमनी वंश। तो ध्यान दीजिए लाडलो, हकमनी वंश के राजाओं ने भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था, जिसमें जो सफल रहा था वो था दारा प्रथम, जिसको हम डेरियस प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो माय डियर, प्राचीन भारत पर होने वाला पहला विदेशी आक्रमण आया है और ये किसने किया है, हकमनी वंश के राजाओं ने किया है। और इसमें सफल कौन रहा, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, जो मेरी तरफ बलशाली राजा था और ये सफल रहा था। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो क्वेश्चन हमारा पहला बन चुका है मेरे लाडलो। क्या प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा, हकमनी वंश के राजाओं के द्वारा किया। ये लो जी भाई, कौन के वंश के राजा, हकमनी वंश। सफल कौन है जी, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। अब आ रहा है दूसरा विदेशी आक्रमण, और वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो सिकंदर महान के द्वारा किया जाएगा। प्राचीन भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण, दूसरा विदेशी आक्रमण। तो ध्यान दीजिएगा, ये विदेशी आक्रमण था, ये सिकंदर महान के द्वारा किया गया था। माय डियर, जब मुझे सिकंदर महान की याद आती है तो इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर
द ग्रेट। दोस्तों, सिकंदर महान की जब हम बात करते हैं तो ये सिकंदर विश्व विजेता था और इसीलिए कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी हम इसको विश्व विजेता कह रहे हैं। माय डियर, सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व पेली या पेला एक जगह है, ये जो मेसिडोनिया यहाँ का शासक था यूनान से, वहीं पर ओलंपियन जगह पर ये इसका जन्म हुआ था। आधुनिक नेपोलियन जो जगह है उसी के शहर पेली में सिकंदर महान का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में और 20 जुलाई के दिन। अब दोस्तों, हमें याद रखने के लिए बहुत आसान रहेगा कि 20 जुलाई को ही मानव के कदम किस पर पड़े थे, चंद्रमा पर पड़े थे। हमें याद है मानव की पहली बार कदम 20 जुलाई को कहां पड़ गई लाडलू, चंद्रमा पर पड़ गई और उसी दिन सिकंदर इस धरती पर आ गया। सिकंदर इस धरती पर आया और मानव चंद्रमा पर कदम रखने चला गया एक ही दिन, वो दिन है 20 जुलाई का। माय डियर, सिकंदर महान के पिता का नाम क्या था, तो ध्यान दीजिए, इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय और माय डियर इनकी माता का नाम था ओलंपिया और इनकी अर्धांगिनी भी थी, धर्म पत्नी भी थी। वैसे दूसरों की लुगाई की ओर नहीं देखना है, लेकिन सिकंदर की अर्धांगिनी की ओर हमें देखना पड़ेगा। इनकी पत्नी थी रुखसाना इनकी पत्नी का नाम था। अब दोस्तों, विशेष बात एंड खास बात, सिकंदर महान की जब हम बात करते हैं तो सिकंदर महान का जन्म 20 जुलाई को हुआ था 356 ईसा पूर्व में पेली, जो नेपोलियन का शहर था, वहीं पर। नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है, नेपोलियन क्षेत्र का नाम है, वहीं पर पेली नाम का शहर, और वहीं पर हुआ था फिलिप द्वितीय और ओलंपिया के घर इस महान योद्धा का जन्म हुआ, जिसने 12 साल की उम्र में जिस घोड़े को काबू में किया था। मात्र कितने साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, और वही घोड़ा आजीवन उसके साथ रहा। तो अब हम सिकंदर की पत्नी के बाद किसको देखने जा रहे हैं, सिकंदर के घोड़े को देखने जा रहे हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। माय डियर, सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकोफेलिया और माय डियर बताते हैं कि भारत आक्रमण के बाद ही ये बुकोफेलिया सिकंदर को छोड़ के चला गया, इसलिए झेलम के किनारे बुकोफेलियस नामक एक नगर भी सिकंदर ने बसाया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं। अब विशेष बात कि सिकंदर महान जो है वो 336 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बनता है। तो देखिएगा दोस्तों, सिकंदर महान की जब हम बात करते हैं तो सिकंदर महान 336 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। कब बना था, 336 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक। माय डियर, 356 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का जन्म हुआ था और 336 ईसा पूर्व में वह मकदूनिया का शासक बन गया। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके ठीक 10 साल बाद यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम हॉल में हमसे मिलने आता है कि इसके ठीक 10 साल बाद यानी 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अब दोस्तों याद, हमारी एग्जाम का क्वेश्चन अब आ रहा है, सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 को पेली में हो रहा है, कहीं भी पेला जा रहा है, फिलिप द्वितीय कर रहे हैं, पेल रहे हैं, ओलंपिया को अलग बात है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। रुखसाना इनकी पत्नी है, घोड़े का नाम बुकोफेलिया, कई बार एग्जाम में आ जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जो हमसे क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन रहेगा कि 336 ईसा पूर्व में वो मकदूनिया का शासक बना और इसके ठीक 10 साल बाद
326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों 326 ऑप्शन में ना मिले तो 27 मिल जाएगी, 25 मिल जाएगी, दोनों में से एक ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन वास्तविक जो ऐतिहासिक सत्य तारीख है उसके बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो एक ही तारीख है और वो 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई कर दी थी। अब सिकंदर ने जो भारत पर चढ़ाई की तो उस समय मैंने आपको इधर कम्बोज, गांधार, तक्षशिला दिखाए हैं। यहीं पर एक पंजाब था, प्रांत था, और वहीं पर जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है तक्षशिला। दोस्तों तक्षशिला का नरेश था आम्भी, और आम्भी नरेश ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो ध्यान दें, पहला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, और उस समय तक्षशिला का नरेश कौन है? आम्भी नरेश सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ा और सिकंदर की सेना का सामना हुआ पंजाब के राजा पोरस से। पंजाब पर जब आक्रमण किया गया तो यहाँ का राजा था पोरस। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पंजाब के राजा पोरस को सिकंदर ने झेलम युद्ध, और झेलम युद्ध की ही बात है कि झेलम के युद्ध को ही क्या कहते हैं? हाइडेस्पिट्स का युद्ध भी कहते हैं। तो माय डियर, हाइडेस्पिट्स का युद्ध या झेलम का युद्ध लड़ा गया 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में पंजाब के राजा पोरस के साथ। ये ध्यान दीजिएगा, पोरस एक विशाल सेना के साथ सिकंदर के सामने आ डटा। और बताते हैं इतिहासकार, अगर हम यूनानी इतिहासकारों की बात नहीं पढ़ते, अगर हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं होते तो पोरस को हम विजयी ही मानते, लेकिन हमारे ऊपर पाश्चात्य इतिहासकारों का प्रभाव रहा, इसलिए हम आज भी हमारे जीते हुए राजा पोरस को हरा हुआ राजा पढ़ने को मजबूर हैं। और दोस्तों बताते हैं कि पोरस ने सिकंदर को चटनी चढ़ा दी थी और इसीलिए सिकंदर की सेना को वापस लौटना पड़ा था। लेकिन जो वास्तविकता है जिसको माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा वो ये है कि पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच हाइडेस्पिट्स या झेलम का युद्ध हुआ था, और जिसमें सिकंदर ने पोरस को परास्त किया था। और बताते हैं कि पोरस को बंदी बनाकर जब सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने कहा, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो पोरस ने कहा कि आप मेरे साथ वही सलूक करें जो एक जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के साथ करता है। इस बात से सिकंदर खुश हुआ, मोगम्बो खुश हुआ, और उसने पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और विशेष बात कि उसके बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। बहुत यूनान से चलकर आई थी, थक गई थी, मेसिडोनिया से चलकर आई थी सिकंदर की सेना, वो थक चुकी थी, इसलिए उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अतः जब सिकंदर का 326 में आक्रमण हुआ उस समय भारत में मगध पर नंदवंश का राजा घनानंद शासन कर रहा था, और ये घनानंद सिकंदर के आक्रमण से बच गया। ये मगध उस समय का विशाल साम्राज्य सिकंदर के आक्रमण से बच गया, और उस समय यहाँ पर नंदवंश का शासन था। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का राजा था, और उस समय घनानंद यहाँ राज कर रहा था। क्योंकि अब सिकंदर वापस जाएगा तो वापस चंद्रगुप्त मौर्य इस घनानंद को घन मार देगा और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करेगा। यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिकंदर को रुखसाना बेबी के लोन में सुलवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों यह ध्यान दीजिएगा, सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस को हाइडेस्पिट्स या झेलम के युद्ध में परास्त कर दिया था, और उसके बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अतः सिकंदर वापस लौट गया, और दोस्तों वापस जाते समय ही सिकंदर की 323 ईसा पूर्व में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई।
बेबीलोन। तो दोस्तों आज का जो इराक वाला भूभाग है वहीं पर ये बेबीलोन नामक जगह है और वहीं पर बेबी के लोन में सिकंदर सो गया। कौन सी बेबी? रुखसाना बेबी के लोन में सिकंदर सो गया। याद रखिएगा, रुखसाना बेबी के लोन में सिकंदर कब सो रहा है? 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु होगी। हमारी एग्जाम के अगर हम क्वेश्चन की बात करें लाडलो, तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया और उसमें सफल कौन रहा? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। ये लगभग 516 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ था। उसके बाद प्राचीन भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण ये सिकंदर महान के द्वारा किया जा रहा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा किया जा रहा है और ये हो रहा है 326 ईसा पूर्व में। यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमसे मिलने आएगा। और उस समय तक्षशिला का नरेश आमरी था जिसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन पंजाब के राजा पोरस ने जो मेरी तरफ बलशाली था सिकंदर का सामना किया और उनके बीच झेलम का युद्ध, जिसको हाइडेस्पिट्स का युद्ध भी कहते हैं, इस युद्ध में पोरस की हार होती है और उसके बाद सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अतः उस समय की मगध पर जो नंद वंश था वो सिकंदर के आक्रमण से बच गया और सिकंदर वापस लौट गया और लौटते समय रास्ते में ही बेबी के लोन में सिकंदर की 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यह ध्यान रखना, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया है? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के घोड़े का नाम कई बार आता है, बुकोफेलिया। और सिकंदर जब वापस गया तो उसने भारतीय प्रांतों का गवर्नर बनाया था सेल्यूकस निकेटर को। उसके साथ हम चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध करवाएंगे, वो सिंधु का युद्ध होगा। तो दोस्तों वो सेल्यूकस निकेटर को गवर्नर बनाया था सिकंदर ने और सिकंदर वापस लौट गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि उसकी मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में हुई 323 ईसा पूर्व में। धन्यवाद।